तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे, अभी हाल ही में फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका तो उत्तर होगा नोवाक जोकोविच ने। सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं नोवाक जोकोविच, जिन्होंने रोलैंड गैरोस, जिसे फ्रेंच ओपन भी कहते हैं, उसमें मेन सिंगल का टाइटल जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में किसे हराया? नॉर्वे के टेनिस प्लेयर कैस्पर रूड को। और इस तरह से ये उनका तीसरा फ्रेंच ओपन खिताब है और वैसे 23वां सिंगल ग्रैंड स्लैम है। और इस तरह से उन्होंने राफेल नडाल को पछाड़ करके मेन सिंगल में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। तो याद रखना, फ्रेंच ओपन 2023 में मेन सिंगल टाइटल जीत लिया है नोवाक जोकोविच ने, जो किस देश के टेनिस प्लेयर हैं? सर्बिया के हैं। अच्छा, ये जो फ्रेंच ओपन है ये किस कोर्ट पे खेला जाता है? ये क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। तो ये चारों याद रखना कौन सा किस कोर्ट पे खेला जाता है, क्योंकि इस तरह का प्रश्न भी बन जाता है। तो पहला और आखिरी वाला यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन, ये हार्ड कोर्ट पे होता है। फ्रेंच ओपन होता है क्ले कोर्ट और विंबलडन वाला होता है ग्रास कोर्ट पे। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली कि इसमें मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता। अब अगर बात करें वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता, तो वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। उससे पहले मैं आपको रिवाइज करा दूं कि साल का जो पहला ग्रैंड स्लैम हुआ था ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसमें मेन सिंगल का टाइटल जीता था नोवाक जोकोविच ने ही, और उसमें वुमेन सिंगल का टाइटल जीता था आर्यना सबालेंका ने, वो बेलारूस के प्लेयर हैं। और उसमें मिक्स्ड डबल का टाइटल जीता था राफेल माटोस और लुइसा स्टेफनी ने, जो कि ब्राजील के हैं। मैं आपको क्यों बता रहा हूं मिक्स्ड डबल का, क्योंकि उसमें उप विजेता रहे थे भारतीय, कौन? सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना। मिक्स्ड डबल इवेंट में क्या होता है, एक पुरुष और एक महिला होती है। वैसे अभी आपको याद है सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने अपना टेनिस एम्बेसडर किसे बनाया था? सानिया मिर्जा को। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किसने पहली बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया ने। तो ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के द ओवल क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए फाइनल में भारत को 209 रनों से हराकर पहली बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। इसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया और ऑस्ट्रेलिया अब आईसीसी की सभी ट्रॉफीज जैसे कि वनडे वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने वाली पहली टीम बन गई है। वहीं भारत लगातार दूसरी बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का उपविजेता रहा है। चलिए फिर बताइए, अभी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर विश्व कप 2023 में भारत जो है ये पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? तो आंसर होगा पहले स्थान पे। अच्छा, पहले बात करें इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप 2023, ये कहाँ पे हुआ? ये जर्मनी के सुहल में हुआ और इसमें भारत ने 6 गोल्ड, 6 सिल्वर और 3 ब्रोंज मेडल यानी कि टोटल 15 मेडल जीते और पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। बात करोगे ये 6 गोल्ड किन्होंने जीते, तो थोड़ा सा नाम ध्यान रखना, सैन्यम, धनुष, श्रीकांत, अमनप्रीत सिंह, अभिनव शॉ और गौतमी भनोट। तो फिर बताइए, अभी हाल ही में फ्रेंच ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है ईगा स्विटेक ने। तो 2023 का दूसरा ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन है ये, और इसमें वुमेन सिंगल टाइटल जीत लिया है ईगा स्विटेक ने। ये किस देश की प्लेयर हैं? ये पोलैंड की टेनिस प्लेयर है और इस तरह से ये उनका तीसरा फ्रेंच ओपन खिताब है। अच्छा, इसमें इन्होंने किसे हराया? तो चेक गणराज्य चेक रिपब्लिक की कैरोलिना मुचोवा को हराया है उन्होंने इसमें। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस देश ने पहला महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 को जीता? तो आंसर होगा भारत ने। तो महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023, पहले तो बात करते हैं ये हुआ कहाँ पे? जापान में हुआ, जापान के काकामीगहारा में। और इसमें भारतीय महिला हॉकी टीम ने अपना पहला महिला जूनियर एशिया कप का खिताब जीता है। इसमें भारत ने किसको हराया? साउथ कोरिया को हराया। और इसी के साथ आप याद रख लो कि अभी भारत ने पुरुषों का जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट भी जीता था पाकिस्तान को हरा करके। और आपको याद है इस साल मेंस हॉकी वर्ल्ड कप जो कि इसका 15वां संस्करण था, ये भारत में हुआ था उड़ीसा में। उड़ीसा में जो भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है ना, जिसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया, वहां पे हुआ था।
उसको जर्मनी ने जीता बेल्जियम को हरा के। फिर बताइए, अभी हाल ही में मई महीने का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो आंसर होगा हैरी टैक्टर को। तो आयरलैंड के प्लेयर हैं ये हैरी टैक्टर, जिनको अभी मई महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। वहीं महिलाओं में बात करें, यानी कि आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ, कौन सा महीना? मई महीने की बात कर रहे हैं। ये चुना गया थाईलैंड की थिपाचा फुतावोंग को। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में पहली बार अंडर-20 विश्व कप फुटबॉल खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा उरुग्वे ने। तो अभी उरुग्वे ने इटली को हराकर पहली बार अंडर-20 विश्व कप फुटबॉल खिताब को जीत लिया है। ये कहाँ पे हुआ? अर्जेंटीना में। तो टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में अर्जेंटीना के थियागो अल्माडा ने गोल्डन बॉल अवार्ड जीता और नाइजीरिया ने 10 गोल के साथ गोल्डन बूट अवार्ड जीता। इस टूर्नामेंट की शुरुआत की बात करें तो ये 1977 में हुई थी, फीफा वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप के रूप में जब इसको जाना जाता था। फिर 2005 में इसका नाम बदल के फीफा अंडर-20 वर्ल्ड कप कर दिया गया और इसमें अर्जेंटीना 6 खिताब के साथ सबसे सफल टीम है। अच्छा, उरुग्वे जीती ना इस बार। ये साउथ अमेरिकी देश है, इसकी कैपिटल होती है मोंटेविडियो। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा नितिन अग्रवाल को। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बन गए? नितिन अग्रवाल बन गए। केरल केडर के आईपीएस अधिकारी हैं नितिन अग्रवाल, जिनको बीएसएफ का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। किनकी जगह ली इन्होंने? पंकज कुमार सिंह की, जो लास्ट 31 दिसंबर 2022 को रिटायर्ड हुए थे। तो नितिन अग्रवाल का नाम याद रखना। बाकी सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल हैं कौन? सुजॉय लाल थाउसेन। एनडीआरएफ के कौन है? अतुल करवाल है। और सीआईएसएफ के हैं ये शील वर्धन सिंह। मैं आपसे पूछूं, आईटीबीपी के कौन है? इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स के अनीश दयाल सिंह है। असम राइफल्स, जिसे पूर्वोत्तर का प्रहरी भी कहा जाता है, जिसका मुख्यालय शिलोंग में है, उसके प्रमुख कौन है? प्रदीप चंद्रन नायर। और अभी सशस्त्र सीमा बल की नई डायरेक्टर जनरल बनी थी कौन? रश्मि शुक्ला। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो भी नाम है मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, इनको ध्यान रखना। बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अच्छा, एक प्रश्न मेरा आप लोगों से रहेगा, ऑपरेशन सर्द हवा व ऑपरेशन गर्म हवा, इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। हम बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में UIDAI के नए CEO कौन बने? तो आंसर होगा अमित अग्रवाल। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो अभी अमित अग्रवाल ये बने हैं इसके नए CEO। अच्छा, यहाँ पे एक और अपॉइंटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ। अभी राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के नए महानिदेशक बने हैं कौन? सुबोध कुमार सिंह। तो इनका भी नाम याद रखना। बाकी तो आप जानते ही हो, नीति आयोग की CEO हैं BVR सुब्रमण्यम। और अभी फेडरल रिजर्व बैंक की पहली उपाध्यक्ष बनी थी सुष्मिता शुक्ला। और शुक्ला से याद रखना, एक रश्मि शुक्ला आपने पढ़ा था, सशस्त्र सीमा बल की डायरेक्टर जनरल बनी। और अमित अग्रवाल से याद रखना, नितिन अग्रवाल का नाम बीएसएफ के नए महानिदेशक बने। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो आंसर होगा पीटर एल्बर्स को। तो इंडिगो एयरलाइन के CEO हैं ये पीटर एल्बर्स। और अभी इनको इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का अध्यक्ष चुना गया है। बात करें इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की, तो इसकी स्थापना होती है 1945 में। ये विश्व की एयरलाइंस का एक व्यापार संघ है, जिसका मुख्यालय है मॉन्ट्रियल कनाडा में। और इसने 2050 तक विमानन से शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए फ्लाइट नेट जीरो पहल को शुरू किया है। तो याद रखना, भी इसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष बन गए हैं पीटर एल्बर्स। बाकी अभी विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष बने डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष बने थे डिल्मा रूसेफ। और अभी संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष बने हैं डेनिस फ्रांसिस। ये त्रिनिदाद और टोबेगो देश के हैं। डेनिस फ्रांसिस इनका नाम है, ध्यान रखना। ये बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में ट्रांस यूनियन सिबिल के नए अध्यक्ष कौन बन गए? तो आंसर होगा वी अनंत रामन। तो अभी वी अनंत रामन को ट्रांस यूनियन सिबिल का नया अध्यक्ष बनाया गया है। उन्होंने MV नायर का स्थान लिया,
देखो, ये जो ट्रांस यूनियन सिविल है, ये भारत में सक्रिय एक क्रेडिट सूचना कंपनी है। और ट्रांस यूनियन ये अमेरिकी बहुराष्ट्रीय समूह का हिस्सा है। और अभी याद रखना, इसके नए अध्यक्ष कौन बन गए? वी अनंत नारायण। बाकी अभी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक बने थे जनार्दन प्रसाद। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने डॉक्टर के गोविंद राज। और टीसीएस के सीईओ बने के कृतिवासन। तो ये नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में एप्सन इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा रश्मिका मंदाना को। तो अभी एप्सन इंडिया ने अपने इको टैंक प्रिंटर के लिए रश्मिका मंदाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो आपने देखा होगा एप्सन के जो होम प्रिंटर आते हैं, तो उन्हीं की ये ब्रांड एम्बेसडर बनी है। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 13 जून को। तो इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे ये हर साल 13 जून को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है? एल्बिनिज्म एक अनुवांशिक त्वचा की स्थिति के बारे में जागरूकता पैदा करना। इस बार की थीम है समावेश शक्ति है, यानी कि इंक्लूजन इज स्ट्रेंथ। देखो, एल्बिनिज्म ये एक अनुवांशिक विकार है। ये त्वचा संबंधी विकार है जिसके कारण त्वचा, आंखें और बाल पूरी तरह से रंगहीन हो जाती है, या फिर यूं कहें कि बहुत कम रंग होता है। और एल्बिनिज्म से ग्रसित लोग धूप से अति संवेदनशील होते हैं और उनमें स्किन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। वैसे तो रंगहीनता की रोकथाम करना संभव नहीं है क्योंकि ये एक अनुवांशिक विकार है। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 12 जून को। तो हर साल 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के रूप में मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य है बाल श्रम के खिलाफ एक वैश्विक आंदोलन को प्रेरित करना। और इस बार की थीम क्या है? सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर। और इसी तरह से आपको याद आएगा वर्ल्ड लेबर डे, विश्व श्रम दिवस, वो 1 मई को होता है। बात करें अगर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, स्थापना होती है 1919 में। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके प्रमुख हैं गिलबर्ट होंगबो। चलिए फिर बताइए, अभी हाल में भारत और किस देश के बीच में एक्यूवेरिन एक्सरसाइज का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा मालदीव। तो ये एक्यूवेरिन एक्सरसाइज है जो भारत और मालदीव के बीच में होती है। इस साल ये इसका 12वां संस्करण है। कहाँ पे हुआ? उत्तराखंड के चौबटिया में। एक्यूवेरिन का अर्थ होता है मित्र। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने CBG ऑपरेशन शक्ति और सुरक्षा, इसका आयोजन कहाँ पे किया? तो आंसर होगा अरब सागर में। तो अभी हमारी भारतीय नौसेना ने अरब सागर में ऑपरेशन शक्ति और सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया। और इसकी खास बात क्या है? इसमें हमारे जो 2 विमानवाहक बोट हैं उन्होंने एक साथ हिस्सा लिया। एक है INS विक्रमादित्य जो हमारा पुराना वाला है, यानी कि ये हमने रशिया से लिया था। और अभी जो नया वाला है INS विक्रांत जो हमारा स्वदेशी विमानवाहक बोट है, और इन दोनों ने यहाँ पे हिस्सा लिया, इसकी खास बात थी। और INS विक्रांत आप जानते ही हो, इसे कहाँ से लॉन्च किया गया था? कोच्चि से। चलिए फिर बताइए, 2022 में डिजिटल भुगतान में विश्व रैंकिंग में कौन सा देश टॉप पे रहा? तो आंसर होगा भारत। तो 2022 में भारत में 89.5 मिलियन डिजिटल लेन देन हुए हैं। और इसी के साथ भारत 2022 में डिजिटल भुगतान में नंबर 1 पे रहा है। दूसरे नंबर पे ब्राजील है, यहाँ पे 29.2 मिलियन लेन देन हुए। और तीसरे नंबर पे चाइना रहा। चलिए फिर बताइए कि जून 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले राष्ट्र प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे किया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में पहली बार राष्ट्र प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य क्या है? सिविल सेवाओं में क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना। और इसका आयोजन किसने किया? क्षमता निर्माण आयोग ने। अच्छा, सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है मिशन कर्मयोगी, जो कि शुरू हुआ था 2 सितंबर 2020 को। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस कार्यक्रम का या इस योजना का उद्देश्य यही है कि सरकारी कर्मचारियों की क्षमताओं में विकास करना, स्किल डेवलपमेंट करना, यूं कहूं तो। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में
टीकों के परीक्षण के लिए केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क यानी कि CLN में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो आंसर होगा भारत। CLN मतलब सेंट्रलाइज्ड लैब नेटवर्क, केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क। और इसमें अभी कौन शामिल हो गया? भारत इसमें शामिल हो गया। इसमें टोटल 13 देश शामिल हैं और इसका उद्देश्य क्या है? टीकों का परीक्षण करना, मतलब वैक्सीन की टेस्टिंग करना। कौन सी वैक्सीन? तो महामारी के प्रयोग से बचने वाली जो वैक्सीन बनाई गई है उसका टेस्ट होता है यहाँ पे। अच्छा देखो, मैं आपको बताऊं, एक होता है CEPI मतलब कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन, और इसी का एक भाग है ये CLN। CEPI की बात करें, स्थापना होती है सन 2017 में, हेडक्वार्टर है ओस्लो, नॉर्वे में। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश को दी जाने वाली खाद्य सहायता को रोक दिया? तो आंसर होगा इथियोपिया। तो अभी संयुक्त राष्ट्र खाद्य कार्यक्रम ने अभी 9 जून को अस्थायी रूप से इथियोपिया को दी जाने वाली खाद्य सहायता को रोक दिया है। अब आप पूछोगे कि ऐसा क्यों किया? क्योंकि इस अफ्रीकी देश इथियोपिया में ये जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पा रही थी। इसीलिए आपको बता दूं, देश के 120 मिलियन की आबादी में से लगभग 20 मिलियन इथियोपियाई सूखे और संघर्ष के कारण खाद्य सहायता पर ही निर्भर हैं। हमने बात करी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की। इसकी स्थापना होती है 1961 में और हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। रोम, इटली में आपको फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का भी मुख्यालय मिलेगा, जिसकी स्थापना होती है 16 अक्टूबर 1945 को। अब आप मुझे बताओ 16 अक्टूबर को कौन सा डे मनाते हैं हम? और एक और प्रश्न का उत्तर दो, अभी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ये कब मनाया गया? अच्छा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? भुखमरी को खत्म करना और 120 से अधिक देशों में खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना। इसे भूख से निपटने के प्रयासों के लिए 2020 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। वैसे इसके कार्यकारी निदेशक हैं सिंडी मैककेन, ये अमेरिकी हैं। अच्छा, इथियोपिया देश की भी बात हुई है ना, तो स्टैटिक यहाँ से भी बन जाएंगे। इसकी कैपिटल होती है एडिस अबाबा और इथियोपियाई बिर इसकी करेंसी है। प्रधानमंत्री हैं अबे अहमद। तो ये आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने दुनिया की पहली हाइपरसोनिक विंड टनल JF-22 का निर्माण किया? तो आंसर होगा चाइना ने। अच्छा, हाइपरसोनिक में स्पीड कितनी होती है? तो 5 मैक से ज़्यादा होती है। 1 मैक बराबर होती है स्पीड ऑफ साउंड के। और साउंड की स्पीड कितनी होती है? चलो आप मुझे बताओ, स्पीड ऑफ साउंड, वैक्यूम में साउंड की स्पीड कितनी होती है? तो सोचने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह के प्रश्न बन जाते हैं कई बार साइंस में। 0 होती है, क्योंकि साउंड को ट्रेवल करने के लिए माध्यम मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। वैक्यूम में तो कोई मीडियम है ही नहीं। लेकिन अगर हम बात करते हैं एयर में साउंड की स्पीड कितनी होती है, तो 343 मीटर पर सेकंड माना जाता है। तो 1 मैक बराबर स्पीड ऑफ साउंड कहा। और हाइपरसोनिक में स्पीड कितनी होती है? 5 मैक से ज़्यादा होगी किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड, तो उसे हम हाइपरसोनिक कहेंगे। वहीं अगर सुपरसोनिक की बात करें तो उसकी स्पीड 1 से लेके 5 मैक के बीच में होती है। जैसे कि हमारी ब्रह्मोस मिसाइल जो कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, तो वो सुपरसोनिक है ना, तो उसकी स्पीड है 2.9 मैक, यानी कि 1 से लेके 5 मैक के बीच की है। तो अब अंतर ध्यान रहेगा आपके। और आप ध्यान भी रख सकते हो, वैसे हमारे पास कोई हाइपरसोनिक मिसाइल अभी तक तो नहीं है, सुपरसोनिक जरूर है हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको बताया ब्रह्मोस मिसाइल। बाकी इस प्रश्न की हम चर्चा करें तो अभी चाइना ने बीजिंग में दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक विंड टनल का निर्माण किया और इसी का नाम रखा है JF-22, जिसका व्यास यानी कि डायमीटर 4 मीटर का है और ये प्रति सेकंड 10 किलोमीटर तक की उच्च वायु प्रवाह गति उत्पन्न कर सकता है। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य के इशाद आम को GI टैग मिला? तो आंसर होगा कर्नाटक। तो अभी उत्तरी कर्नाटक के अंकोला के करी इशाद आम को GI टैग मिला है। इशाद आम, इसके 2 प्रकार होते हैं, करी इशाद और बिली इशाद। करी इशाद, इनकी त्वचा जो इनका जो छिलका होता है इतना पतला होता है, बहुत पतला होता है, और गुदा बहुत ज़्यादा होता है इनमें और बहुत मीठे होते हैं ये। और जो बिली इशाद है उनका छिलका भी मोटा होता है, गुदा भी कम होता है, मिठास भी कम होती है। तो अभी GI टैग किसको मिला है? करी इशाद आम को मिला है। इसका संबंध कर्नाटक से है, ये याद रखना। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस भारतीय फिल्म ने WHO पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट। तो जिनेवा में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुख्यालय में आयोजित 4थे वार्षिक हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में
व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट नाम की भारतीय डॉक्यूमेंट्री ने हेल्थ फॉर ऑल कैटेगरी में एक विशेष पुरस्कार जीता है। इस डॉक्यूमेंट्री की डायरेक्टर राजस्थान की वंदिता सहरिया है और ये विजेताओं में एकमात्र भारतीय थी। तो ध्यान रखना इनका नाम और इनकी डॉक्यूमेंट्री का नाम। वैसे राइटिंग विद फायर नाम की डॉक्यूमेंट्री न्यूज में थी, अभी इसने पी बॉडी अवार्ड 2023 जीता। और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये डॉक्यूमेंट्री है द एलिफेंट विस्पर्स, अभी ऑस्कर 2023 में जो कि इसके 95 नंबर का संस्करण था उसमें बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड जीता था इस भारतीय डॉक्यूमेंट्री ने जिसका नाम है द एलिफेंट विस्पर्स। अब बताओ इस ऑस्कर में बेस्ट सॉन्ग अवार्ड किस भारतीय गाने ने जीता और म्यूजिक डायरेक्टर कौन थे उनका नाम भी बताओ। इन्हें अभी पद्मश्री मिला था। ये होमवर्क प्रश्न हो गया अब आपका, बताओ हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में इवॉल्व मिशन को किसने शुरू किया? तो आंसर होगा सिडबी ने। तो अभी सिडबी ने इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में शामिल एमएसएमई उद्यमियों को फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए, यानी कि उनकी वित्तीय सहायता करने के लिए नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक और कोरियाई विश्व बैंक के साथ मिलकर के ये इवॉल्व मिशन शुरू किया है। फुल फॉर्म क्या होती है इवॉल्व की? इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑपरेशंस एंड लैंडिंग फॉर वाइब्रेंट इकोसिस्टम। तो इस मिशन का उद्देश्य है 50,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल को वित्त पोषित करना और जल्द ही सड़क पर 5,000 टू व्हीलर और 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल लाना। सिडबी की बात करते हैं। देखो सिडबी मतलब होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना होती है 1 अप्रैल 1990 में। हेडक्वार्टर है लखनऊ यूपी में और इसके एमडी सीईओ बने थे अभी एस रमन्ना नाम है। तो ये ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में मणिपुर में शांति समिति का गठन किया? तो आंसर होगा अनुसुईया उइके। तो देखो मणिपुर में मुख्य रूप से 3 समुदाय हैं, मेतेई, नगा और कुकी। तो मणिपुर में ये हिंसा कब शुरू हुई? जब मेतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी का दर्जा देने की बात की गई, तब से यहाँ पे हिंसा शुरू हुई। मतलब एक तरफ तो मेतेई जनजाति हो गई और दूसरी तरफ हो गए नगा और कुकी जनजाति, और ये लड़ रहे हैं। तो देखो इसमें 2 तरह के प्रश्न बन जाते हैं कि इस संघर्ष की जांच के लिए कौन सी समिति बनी है? अजय लांबा समिति। लेकिन प्रश्न में पूछा कि शांति स्थापित करने के लिए जो समिति बनी है किसकी अध्यक्षता में बनी है? तो अनुसुईया उइके, ये मणिपुर की गवर्नर है। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी का निधन हो गया? तो आंसर होगा इटली। तो इटली के पूर्व प्रधानमंत्री रहे सिल्वियो बर्लुस्कोनी। इनका भी 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे इटली के 4 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं और भ्रष्टाचार के आरोपों के बावजूद वे इटली के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे थे।